यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून नक़ीरा। फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून नक़ीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। मर्द हो या औरत, जो भी नेकी करेगा इस हाल में कि वो मोमिन हुआ, तो ऐसे ही लोग हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर ज़र्रा भर भी जुल्म ना किया जाएगा। सच फरमाया अल्लाह ने, वही बुजुर्ग बरतरी वाला है। जज़ाकल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक की तिलावत की सादत हासिल कर रहे थे हाफिज़ व कारी नुमान क़ादरी साहब। बरानी रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज रमज़ानुल मुबारक की 10 तारीख़ 1441 हिजरी बामुताबिक 4 मई सन 2020 पीर का दिन है। आज उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है। हजूर अकरम की अज़वाज मुतहरात में सबसे पहली ज़ौजा और दीन हक़ पर ईमान लाने वाली पहली खातून, जिन्होंने दीन इस्लाम को फैलाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया। मोहसिना इस्लाम हज़रत बीबी खतीजा अरब की इंतहाई मालदार खातून थीं, जिन्होंने अपना तमाम माल लोगों की फलाह व बहबूद पर खर्च किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना हर मुसीबत को झेलते हुए दीन हक़ पर साबित कदम रही। माह मुबारक में रहमत के अशरे का आज आखिरी दिन है। इसका मतलब ये नहीं कि रब ताला की रहमतों का नज़ूल अब नहीं होगा। वो रहमान रहीम हम पर अपनी रहमतें हमेशा बरसाता रहेगा और हम उसे समेटते भी रहेंगे। मगर हमारे आका दो जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, लिहाजा इसमें मग़फ़िरत की दुआएं मांगनी है। बहुत ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए इस अशरे में। इस महीने में रब ताला की रहमत व मग़फ़िरत का दरिया जोश में होता है। उठाए रखिए हाथ और पा लीजिए अपने मन की मुरादें। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि ये ठीक है कि तुम गुलाब नहीं बन सकते, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कांटा बन जाओ। यहाँ एक राज की बात है जो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। याद रखो, जो शख्स कांटा नहीं बनता वो एक ना एक दिन गुलाब बन ही जाता है। जहाँ में जो भी कुछ होता सभी कुछ उसी की मंशा है। कोई हंसता कोई रोता, सभी कुछ उसी की मंशा है। वो देख कर ले भी सकता है, वो फिर से दे भी सकता है। हमारा कुछ नहीं चलता, सभी कुछ उसी की मंशा है। हमारी बस यही औकात है कि सर झुका रखें। बुरा वक्त यूं ही है टलता, सभी कुछ उसी की मंशा है। बिसाते बश्र तो छोड़ो कि देखो तुम ये सूरज भी, वो चाहे तब है निकलता, सभी कुछ उसी की मंशा है। अज़ाब व आज़माइश में हो लब पर जिसकी फरियादें, वो बैठा हाथ है मलता, सभी कुछ उसी की मंशा है। हमारी आती जाती सांसें, उठना बैठना, चलना फिरना, सभी कुछ उसी की मंशा है। यानी हमारा जीना मरना सब उसके हाथ में है।
जैसे कि हम सब लोगों को मालूम है कि मौत बरहक है, पर शहीद की मौत का क्या कहना। लोग ऐसी मौत की दुआएं करते हैं। आज बरान रहमत में हमारा मौजू है औरत और शहादत, और आज हम अपने आखिरी सेगमेंट में उलमाए कराम से जानेंगे कि औरतों को शहादत का रुतबा कैसे नसीब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, कैसे हैं आप? कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। गुलजार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? करीब बिल्कुल ठीक। जी कल आपने जो बड़े बनाए थे जी, बहुत ही लजीज थे थैंक यू और बहुत मजा आया खा के। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुदा आपके हाथ में और ज्यादा बरकत आमीन, डाले। आमीन, आमीन। जी आज क्या बना रहे हैं? आज साहब? हम जो है स्टफ चीज़ कबाब जो है वो तैयार कर रहे हैं, और इसके साथ जो सहरी में अक्सर हमें मुश्किल होती है खाने के अंदर क्या चीज़ बनाएं, तो आलू की एक सिंपल सी तरकारी बनाएंगे, लेकिन टेस्टी बनाने के लिए उसमें हम इस्तेमाल करेंगे कनौर क्यूब, ताकि उसको और टेस्टी बनाया जा सके। तो इसके साथ साथ जहाँ माम था वहाँ डालडा मौजूद है, और इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वक्तन फ़वक्तन साथ साथ चलते रहेंगे। स्टफ़ चीज़ कबाब जो बनने जा रहा है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अंदर उसके चीज़ होगा और किस तरह से उसको बाइंडिंग की जाएगी, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खाने की बात है तो मैं सोचती हूँ कि हमारे घर में जी। और जो मेरे घर में एक मेरी बहुत ही प्यारी हेल्पर हैं असबा जी। वो जब मुझे लजीज लजीज खाने बनाती हैं तो मैं उनको आपकी रेसिपीज बताती हूँ। अच्छा ठीक ठीक। कि असबा वो जो गुलजार साहब ने मुझे बनाकर ऐसा वहाँ सेट पर खिलाया था, हाँ। बस कुछ वैसा ही बना वैसे ही दें। बना दें, ठीक। और थैंक यू असबा कि आप हमेशा बहुत लजीज कॉपी करके खाने बना कर देती हैं मुझे। बहुत शुक्रिया। मगर इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी लारेब और नबा, जो हमारी लारेब साहिबा प्रोड्यूसर हैं, उनकी वालदा का, कि रोज़ाना इफ्तार में जहाँ मैं गुलजार साहब के बनाए हुए खाने बहुत इंजॉय करती हूँ, वहाँ उनकी अम्मी के हाथ के पकौड़े, समोसे और घर का खाना भी मुझे साथ मिलता है। और फरहान अली वारिस साहब की बेगम का भी शुक्रिया कि वो भी साथ इफ्तार भेजती हैं। तो माशाल्लाह इतनी बरकत हो जाती है दस्तरखान पर कि क्या ही कहना। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार का कि मैं मेहमान हूँ यहाँ पर, मगर आप सबकी मेहमान नवाजी, आप सबका प्यार जो है वो अमेरिका तक मेरे साथ जाता है और हमेशा पूरा साल में उसको याद करती हूँ। एक फैमिली है और सब मिलकर जो है ना साथ देते हैं, थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, सब अपने अपने हिस्से का मोहब्बत थोड़ी थोड़ी डाल रहे होते हैं। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मोहब्बत, माँ के हाथ के बने खाने की मोहब्बत, किसी के बेगम के हाथ के खाने की मोहब्बत, तो बहुत सारी मोहब्बतें इकट्ठी हो जाती हैं। अच्छा जी, मोहब्बतों की बात है, गुलजार साहब आप आज वैसे बता दें क्या बनाने, या मैं गुफ्तगू का मैं बस शुरू करूं? अपने देखने वालों को रमज़ान स्पेशल आज का तड़का शुरू होने जा रहा है, और टाइम आपको मैंने बता दिया था कि चेंज हो गया, 3 बजे से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम स्टफ़ कबाब विद चीज़ के साथ बना रहे हैं, बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद आएगा। साथ में आलू की तरकारी बना रहे हैं, और तमाम चीज़ें तैयार होती रहेंगी। आप जब तक इंट्रोड्यूस करवाएं, मैं जब तक स्टार्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ ही जैसे कि मालूम है कि आप सबका पसंदीदा और बहुत ज़्यादा डिमांड है कि जी इस सेगमेंट का दौरानिया जो है वो थोड़ा तवील कर दिया जाए, मगर क्या करें कि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं होती। मगर इसके बावजूद बहुत बहुत शुक्रिया आगा अब्बास साहब आपका, डॉक्टर फरहानाज आपका, कि आप आते हैं और इतने महदूद वक्त में आप लोगों तक बहुत अहम मालूमात जो हैं वो पहुँचाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फालिज और लकवा। जी। इस हवाले से बड़ी आपसे जो मालूमात हासिल होंगी कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं और हमारे तिब्ब नबी के नुस्खे इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि फालिज और लकवा होने की वजूहत क्या है? थैंक यू सो मच शरीमा जी। सबसे पहली वजह जिसको हम लकवा फालिज कहते हैं, बेल्स पैल्सी के नाम से भी इसको जाना जाता है, या पैरालाइज कुछ जिस्म के हिस्से हो जाते हैं जो कि मुंह से शुरू होते हैं। और इसके रीज़न तो एज सच अगर आप देखें तो ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना 120 से लेके 200 तक जब चला जाता है, या 200 से भी क्रॉस कर जाता है, तो आपकी जो दिमाग को 2 आर्टरीज होती हैं वो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, वो ब्लॉकेज होने लगती हैं। जो ब्लड है उसके क्लॉट्स बन जाते हैं और वो ब्लॉक होने लगती है। जब वो ब्लॉक होती है तो दिमाग में जो सेल्स मौजूद होते हैं उन तक वो ब्लड नहीं पहुंचता और वो मरने लगते हैं। जब वो मरने लगते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे
ये अटैक शुरू हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे ब्लड का जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। जी बिल्कुल, सेंसरी एंड मॉनिटरी सिस्टम जो है वो आपका बिल्कुल ख़त्म होने लगता है। यानी आप किसी चीज़ को छूना चाहते हैं, आप छू नहीं सकते, आप कुछ करना चाहते हैं, आप हरकत नहीं कर पाते, आपकी सोच वहाँ पे रुक जाती है। तो आपको ये कैसे पता चलता है? आपकी ज़ुबान सुन हो सकती है, आपका फेस का कुछ हिस्सा सुन हो सकता है, या आपकी बॉडी का कोई हिस्सा सुन होने लगता है। तो इसमें सबसे पहले क्या फ़ौरन करना चाहिए अगर आपको लगता है कि इस तरह? वैसे तो ये सिम्टम एकदम आपके ऊपर अटैक कर जाते हैं, आपको पता नहीं चल पाता है कि कोई हिस्सा आपका, जिसे कहते हैं, लकवा मार गया जी। तो इसका मैं अगर ये आप इनको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर चले जाएं तो बेहतरीन चीज़ है। अगर नहीं लेके जा सके और थोड़े टाइम बाद यानी आपको पता चल गया और सेम डे आँख के पत्ते होते हैं, आँख एक दरख्त है, उसके पत्ते सरसों के तेल में जला के वो ऑयल बना के रख लें। जिस हिस्से से भी लकवा मारा गया है उसकी मालिश आप करेंगे, उससे आप चाहे वो चेहरे पर हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को चेहरे पर आता है। अच्छा, ज़्यादातर लोगों को चेहरे पर आता है। ये जो आग के पत्ते होते हैं इनका दूध निकलता है वाइट कलर का। इनका जो दूध होता है वो आपने बचा देना है, लाइक उसको बिल्कुल साफ कर देना है। जो पत्ते होते हैं जब आप उसको तोड़ते हैं दरख्त से तो उसमें लगा रह जाता है, आपने उसको अच्छी तरह साफ कर देना है क्योंकि वो आंखों के लिए ठीक नहीं होता है। तो वो आपने आग के पत्तों को अच्छी तरह साफ कर लिया। साफ करने के बाद सरसों के तेल में आपने उसको बॉईल कर लिया, वो जो तेल है वो आपने रखा और जहाँ भी आपको लकवा मारा गया है वहाँ पे उसका आप मसाज करेंगे। ये आपका इसकी पहला आपका जो घर से आप कहें कि आपका इलाज शुरू हो जाता है। जो लकवे के मरीज़ होते हैं उनको ज़्यादातर गोश्त दिया जाता है, खरगोश का या फिर कबूतर का। खरगोश या कबूतर का गोश्त दिया जाता है जी। इस बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, मगर इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आज बराने रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज में हमारे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने सियासी करियर में कई उतार चढ़ाव देखे और हमेशा अपनी सियासी समझबूझ से आगे बढ़ते रहे। मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों ने उनसे ये ज़रूर सीखा होगा कि सियासी गुफ्तगू कैसे की जाती है। मेयर कराची और मेंबर नेशनल असेंबली की हैसियत से उन्होंने कराची के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी। मुखालफिन भी उनके सियासी शऊर और मामला फहमी के मोतरफ हैं। बराने रहमत में हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, बल्कि आपके अपने मिजाज को बहुत ही नरम रखते हैं, नपीतुली गुफ्तगू के माहर जनाब फारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पूरी दुनिया, जैसे आप, वैसे मैं, सब एक ही कैफे से गुजरे। लेकिन आप सबसे ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं। मेरे ख्याल में जो एहतियाती तदाबीर हैं उन्होंने कुछ मेरे ख्याल में गुल खिलाए हैं। गुल खिलाए या वो जो गुल खिला रहे थे वो आपने नहीं देखे और अपने आप को पुरसुकून माहौल में घर में रखा, क्या इसकी वजह ये है? हाँ, थोड़ा सा मौका मिल गया कि थोड़ा सा मुताला भी कर लें, टेलीविज़न के टॉक शोज़ देख लें, तफरीही प्रोग्राम भी देख लें, रमज़ान ट्रांसमिशन भी देख लें। उसका इससे पहले इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता था, तो मेरे ख्याल में ये तो फ़र्क पड़ा है। और बीवी को भी बिलाखिर जो है वो बावर्ची खाने में देखा बहुत अर्से के बाद, तो मेरे ख्याल में उससे भी फ़र्क पड़ा है। और जो एहतियात सारी जगह है, खानों में भी फिर उसी तरह है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मौका मिला सिर्फ खाना खाने का और सोने का तो उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा उठाए, ऐसा भी नहीं है। कुछ रूटीन बनाने की कोशिश की है। आपने हमेशा इत्तेदाल से काम लिया है। हाँ। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, पहले तो आपको इस बाबरकत महीने की बहुत बहुत रहमतें मुबारक हों। आप ये बताएं कि ये महीना, ऊपर से ये कोविड-19, ऊपर से सियासत के अंदर भी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, मुख्तलिफ सूबों के अंदर इख्तलाफ राय भी है। इस हवाले से ये तीनों सवाल मैंने इकट्ठे कर दिए, इस माह मुबारक के हवाले से, सियासत के हवाले से और कोविड-19 के इफ़ेक्ट जो है इस वक्त हमारी सियासत के अंदर कैसे नज़र आ रहे हैं? मेरे ख्याल में ये रमज़ान भी बहुत मुख्तलिफ है और बड़ा चैलेंजिंग है और सब्र आज़मा तो होता ही है। मेरे ख़्याल में इस बार आजमाइश बहुत ज़्यादा है और इसमें ज़िम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है जी, कि बहुत सारे लोग जो लॉकडाउन की वजह से
जो बहुत ही निचला तबका है वो बेचारा कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है, निकल आता है और कहीं ना कहीं से अपनी ज़रूरत की अशिया हासिल कर लेता है। लेकिन वो लोग जो सफ़ेद पोश हैं, जो बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे, जिनको वाइट कॉलर भी हैं, जी, फिर माशी सूरत हाल, महंगाई, बेरोज़गारी की वजह से वैसे ही उनकी कमर टूटी हुई थी। अब जब ये कोरोना ने मज़ीद उन पर जो क़यामत ढाई, तो मैं समझता हूँ कि वो सफ़ेद पोश कहीं नहीं जा रहा, कहीं हाथ नहीं फैला रहा, उस तक बहुत सारे लोगों का पहुँचना, और उसमें कराची के और पाकिस्तान में जो एक यूथ मूवमेंट डेवलप हुई है, जो उनका जज्बा, जोश, वलवला नज़र आ रहा है और वो जिस तरह लोगों तक पहुँच रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक बहुत बड़ा असासा, बहुत बड़ी नेमत है कि हमारी फिलंथ्रॉपी, हमारे फलाही काम, मेरे ख़्याल में कराची और शायद फिर पाकिस्तान सफ़े अव्वल के मुल्क और शहरों में है कराची। और ये एक हमारे लिए इसी ने सारा ब्रेक लगाया हुआ है, वरना लोगों का सब्र भी जाता रहता, इश्तियाल भी होता और लोग कहीं सड़कों पर ना आ जाते। मुझे इस बात का डर था। जी फारूक सत्तार साहब, ये आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे हुकूमती सतह पर इख्तलाफात पाए जाते हैं। कुछ लोग लॉकडाउन की फेवर में हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं। आप दोनों में से किस जानिब हैं? देखिए, डॉक्टर्स की राय ज़्यादा अहम होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, इसलिए नहीं कि आपका भी जी जी एक निस्बत डॉक्टर से, जी मियाँ डॉक्टर हैं और मैं तो गुज़िश्ता 9-10 दिन से अमेरिका से जो डॉक्टर्स हैं उनकी राय भी लोगों तक पहुंचा रही हूँ। चूँकि वो राय सबसे अहम है और चूँकि ये एक ऐसी वबा है जो कि ना अमीर को देखती है ना गरीब को, और इसने कोई इम्तियाज़ नहीं किया, और ये यूरोप में और अमेरिका में भी है, मशरक़ बईद में भी और जनूबी एशिया में भी है। तो एहतियाती तदाबीर का जितना तकाजा पूरा किया जा सकता है जी, अपनी गिवन सिचुएशन में, ठीक, आपकी पॉलिसी की असेसमेंट रोज़ाना की बुनियाद पर, और काश हमारी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ख़ास तौर पर सिंध के साथ वफाक का एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बन जाता है मिसाली, जिसमें यह ना देखा जाता कि वो पीटीआई की हुकूमत है, ये पीपल्स पार्टी की है, बल्दिया में एमक्यूएम है, बाकी सियासी जमातें, उनके कारकुनान और जो समाजी कारकुन काम कर रहे हैं, ये सब जिस तरह कोरोना ने इम्तियाज़ नहीं किया, कोरोना का मुकाबला करने के लिए हमें भी अपने इस इम्तियाज़ और फ़र्क को ख़त्म कर देना चाहिए। आपने कहा इम्तियाज़ और नहीं कर सके। जी जी, आपने कहा इम्तियाज़ और फ़र्क को ख़त्म कर देना चाहिए। तो आपके लिए तो एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल हो गई, क्योंकि क्वारंटीन में आपको घर के अंदर रहने के लिए कहा गया, मगर माशाल्लाह अल्लाह के करम से आपके 2 घर हैं, 2 बेगमात हैं, तो आपने कैसे तवाज़ुन कायम रखा? इसीलिए मैं बहाने से मैं जाता हूँ, निकल जाता हूँ और ये सरपरस्ती कर रहा हूँ, कानूनी तोड़ है। नहीं देखें, एक अगर इस्लामाबाद में है और दूसरी कराची में है, फ्लाइट्स हैं नहीं, तो दोनों साइडों पर आप क्वारंटीन को कैसे मैनेज कर रहे हैं? नहीं, अब क्वारंटीन तो फिर क्वारंटीन है ना, और कराची घर है, पॉलिटिकली भी वैसे भी तो ज़्यादा कराची में ही है, और जाहिर है कि वो एक फैमिली ज़्यादा सफ़र करती है। वैसे तो पॉलिटिशियंस की फैमिली सफ़र करती हैं, तो लेकिन मैं तो अभी जाता हूँ। सॉरी, बहुत माजरत से, मैं बिल्कुल शरारती नहीं हूँ और मेरी ये बिल्कुल फितरत में नहीं है, मगर कभी ऐसा हुआ कि जो बेगमा दोनों डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करती होंगी, मगर एक बेगम ने कहा कि ये मौका मिला है, ये काबू आ गए हैं, अब कह दिया अभी फ्लाइट्स नहीं चल रही, नहीं जाना आपने, और आपने कहा कि दूसरी बेगम की कॉल आ गई कि बाय रोड मोटरवे बन चुका है, आप पहुंच सकते हैं, पहुंचिए। ऐसी सूरत हाल को कैसे आपने फेस किया? असल में वो अम्मी चूँकि वालदा यहीं पर है ना, तो फिर आखिर में उनका वोट काउंट हो जाता है और उनकी वजह से फिर रुकना पड़ता है, बचत हो जाती है। तबीयत भी ज़्यादा नासाज रही है, फिर ज़ाहिर है कि उम्र का तकाजा है, उनको ज़्यादा महफूज रखना है, उनको उनकी एहतियात के लिए बहुत ज़्यादा करना है। वैसे आप बताइए कि आपको कराची की फ़ज़ा ज़्यादा भली लगती है या इस्लामाबाद की? मौसम दोनों के चेंज है ना? नहीं, कराची फिर कराची है, किसी के हुक्म पे ना हरगिज़ नाचेगी न नाची है, इसी बाइस तो कहते हैं कराची फिर कराची है, तो कराची है। अच्छा जी, जो इस्लामाबाद में है, हालांकि मौसम बहुत बेगम साहिबा, उनसे ये मेरी बिल्कुल शरारत नहीं थी और मैं ऐसी वाकई नहीं हूँ, मगर ये फारूक सत्तार साहब के अल्फाज हैं कि कराची फिर कराची है, मगर ये दिल में तो इस्लामाबाद भी है ना आपके? देखिए, वो तो जाहिर है कि फ़र्ज़ भी है और ज़िम्मेदारी भी है
तो उसमें कोई वेकेशन मिल जाएगा तो वो कसर पूरी करने की कोशिश करूँगा। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आजकल घर में रहे तो कुछ आपने खुद कुछ पकाने की कोशिश की या सिर्फ बेगम को किचन में देखकर खुश होते रहे? बस वो रेसिपी बताती रहती है, नई रेसिपीज आती रहती है, तो बस मैं सुनता रहता हूँ, मेरे कान में पड़ती है। अभी कोई इतना बुरा वक्त नहीं आया कि मैं मतलब बावर्ची फारूक सदार, ये क्या बात की आपने? मतलब जो मर्द हजरात किचन में बेगमात की हेल्प करते हैं उनका बुरा वक्त है? नहीं, होना चाहिए, उनको हर जिम्मेदारी में साथ देना चाहिए। पूरी दुनिया में ये तसव्वुर है, ये कॉन्सेप्ट है, होना ये चाहिए, और इसमें कोई मायूब बात नहीं है, कोई आर नहीं है। क्योंकि आपको कॉफ़ी बहुत पसंद है। हाँ, तो चाय कॉफ़ी तो बना लेता हूँ मैं, तो खुद ही बनाते हैं? चाय कॉफ़ी बना सकता हूँ, खाना नहीं पड़े तो ऑमलेट या स्क्रैम्बल एग, बॉइल्ड एग, अपना काम चला सकते हैं, किसी को सर्व भी कर सकते हैं। कोई नागहानी सूरत हाल हो इमरजेंसी में, उसके लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, अल्लाह ना करे कभी ऐसी सूरत हाल का आपको सामना करना पड़े। आपने कहा आप ऑमलेट भी बना लेते हैं, स्क्रैम्बल एग भी आप बना लेते हैं, तो इस क्वारंटीन के वक्त में आपने कभी सोचा कि आज तक मेरी बेगम ने मुझे हमेशा बनाकर खिलाया, तो आज मैं सरप्राइज़ दूँ और मैं सुबह सुबह ये प्यारी सी चीज़ें बनाकर टेस्टी से उनके सामने रखूं? क्या कभी ऐसी सोच आई या कभी आपने ऐसा किया इस वक्त में? असल में मेरी बेटियां जो अमेरिका में अपने मामूओं के साथ पली बड़ी, बचपन से स्कूलिंग भी वहीं की, कॉलेज यूनिवर्सिटी भी वहीं कर रही हैं, तो उनकी तरफ से ये ख़ास होता है। जब वो होती हैं तो मुझे फिर कुछ खाने पकाने में भी थोड़ा हाथ बटाना, बर्तन लगाने में, बर्तन उठाने में और बर्तन धोने में भी। तो जब बेटियां होती हैं तो फिर डिश वॉशिंग तक भी मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा इसरार होता है कि नहीं ये करना है आपको। बेटियां कहती हैं और करवाती हैं या आप मोहब्बत से मजबूर होकर करते हैं? मोहब्बत ज़ाहिर है कि अव्वल आखिर तो मोहब्बत ही है ना बेटियों की। हाँ, वो जब कहती हैं तो फिर मैं मना नहीं कर सकता। अच्छा, बचपन में भी रमज़ान आपने देखा, फिर आपने माशाल्लाह इतने सालों से आप देख रहे हैं, कितने सालों से देख रहे हैं ये तो मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगी, मगर आप देख रहे हैं माशाल्लाह। इस दफ़ा का रमज़ान जो है वो बहुत डिफरेंट है, तो क्या वो वक्त याद आता है या आप समझते हैं कि हर वक्त बहुत खूबसूरत है और वक्त की यही खूबसूरती है कि ये गुजर जाएगा? इस वक्त का भी और इस सूरत हाल का भी एक एडवांटेज है, इसकी भी बहुत सारी मस्बत बातें जी। आप अपनी हेल्थ हाइजीन की तरफ वापस आ रहे हैं, आप अपनी ज़ात को भी थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, अपने घर वालों को भी थोड़ा टाइम दे रहे हैं, वालिदैन को, वालदा हो तो उनको, घर वालों को। तो मेरे ख्याल में सब कुछ बुरा नहीं है, बहुत सी मस्बत बातें हैं जो उसमें से भी निकल रही, और ये वैसे भी एक ऐसा चैलेंज है जो ग्लोबल है और ये अपॉर्चुनिटी है हर मुल्क, हर कौम के लिए। इस अपॉर्चुनिटी, इस चैलेंज को हम कैसे अपॉर्चुनिटी बनाएंगे? आइंदा अपनी माशी पॉलिसी, अपनी सियासी पॉलिसी और आइंदा इलेक्शन और हमारा मंशूर, हेल्थ केयर सिस्टम, तालीम और इंसानी वसाइल की तरक्की पर अगर आपने कंप्रोमाइज़ किया तो अब अवाम मेरे ख्याल में अमेरिका और यूरोप में तो हुक्मरानों को, सियासतदानों को बख्शने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अब ये वबा सियासत में आएगी, आनी चाहिए। ये वबा कोरोना वायरस सियासत में भी आएगी और अपना असर दिखाएगी। इसमें कितनी सदाकत है, इस हवाले से जानेंगे फारूक सत्तार साहब से, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। और आज हमारे सेलिब्रिटी लाउंज में मेहमान है फारूक सत्तार साहब। फारूक साहब, आपको लगता नहीं है कि ये जो अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश आई है, उसकी वजह ये है कि इस दुनिया के अंदर जो मज़लूम लोग हैं, जो मज़लूम कौमें हैं, उन पर बहुत ज़्यादा ज़्यादती और जुल्म हुआ, जिस पर दुनिया ने शायद आंख बंद कर ली और लब सी लिए, जैसे फ़लस्तीन है, जैसे कश्मीर है। क्या आपको लगता नहीं कि ये उस चीज़ की वजह से अल्लाह ने आजमाइश भेजी है? देखिए, हमारे बिलीफ में, हमारे ईमान में अगर कहीं ये बात है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, व्हाट यू सो शैल यू रीप, तो इसका मतलब है कि मकाफात अमल का कहीं ना कहीं तो दखल है ना। और मेरे ख्याल में अब तो अल्लाह ताला ने भी वहाँ के सारे कंप्यूटर फारिग करके उसका हिसाब इतना तेज़ कर दिया कि इनफरादी तौर पे आपका कोई अमल हो तो उसका आपको यहाँ भुगतान भुगतना होगा, और अगर इज्तिमाई तौर पे बेहिसी है, जुल्म है,
जहाँ जुल्म हो रहा है। कश्मीर में जो लॉकडाउन हुआ 1 साल अब होने को आया तकरीबन, तो पूरी दुनिया ने उस तरफ मुंह किया हुआ था। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल जोड़ा जा सकता है इस बात से कि ये पूरी दुनिया के लिए शायद कश्मीरियों की आए हैं जिसने उनको ये दिखाया है कि देखें अब पूरी दुनिया, अमेरिका, यूरोप जैसे मुल्क, उनका बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम उन्होंने घुटने टेक दिए ये। और अगर सारे कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में जो हैं उनको जमा कर लेंगे ना, 1 ग्राम से ज़्यादा उनका वज़न नहीं बनेगा। उस 1 ग्राम ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बड़ी तबाही फैलाने वाले हथियारों से भी ज़्यादा तबाही फैला दी पूरी दुनिया में। जैसे कि अभी जैसे आपने जिक्र किया ना जुल्म बर्बरी का, एक शाम में जब जुल्म हुआ तो एक वीडियो क्लिप बच्चे का चला था जिसपे वो कह रहा था कि मैं अल्लाह से सब कुछ जाकर बता दूंगा। अब वो पोस्ट चल रही है कि बच्चे ने शायद जाके सब कुछ बता दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगता है ना कई दफा कि किसकी बद्दुआ किस तक लग जाए, तो आप डरते हैं बद्दुआ से? बद्दुआ से बिल्कुल डरते हैं, और अल्लाह का डर होना चाहिए, उसके मोहब्बत, उसके प्यार, उसके एहतराम के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ये डर और खौफ वो नहीं है कि वो जहाँ उसका जलाल भी है तो उसकी रहमतें, उसका इकराम, उसका फजलो करम, फजीलतें, रहमतें वो तो बहुत ज़्यादा है ना। तो खैर की तवक्को रखनी चाहिए और अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी स्लेट को जितना क्लीन रख सकें क्लीन करें। बिल्कुल। आपको ये क्या लगता है? आजमाइश कोरोना की, फिर रमज़ान, बेरोज़गारी, महंगाई, हमने भी बहुत काम किया, राशन लोगों तक पहुंचाना, मुखिर हज़रात, दोस्तों से अपनी मदद, आप बहुत काम किया। लेकिन इतना बड़ा काम है कि वो जो गैर सरकारी तंजीमों को, नौजवानों को काम करना था 10% और हुकूमतों को काम करना था 90%, लेकिन उल्टा हो गया। ये नौजवानों ने, फलाही तंजीमों ने 90% काम किया और हुकूमतों ने सिर्फ 10% किया। वो सब मरकज़ और सूबे के दरमियान कोलैबोरेशन हो जाता, एक नेशनल पॉलिसी, नेशनल रिस्पांस आ जाता, और हर सियासी जमात के नौजवानों को, समाजी कारकुनों को, और जितनी यूथ फोर्स थी उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ अगर कोऑर्डिनेशन कर देते, यानी रोज की डेटा मिल जाता, रोज की बुनियाद पे होना चाहिए। हाँ, आपको सफ़ेद पोशियों का डेटा मिल जाता है, भाई किडनी के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, बेरोजगार, एक घर में कितने अफराद, सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाती। वो चीज़ें जमा नहीं हुई। फारूक साहब, आपका इस बात पर तो ईमान होगा ना कि दुआ जो है वो आपको मुश्किल से मक्खन में से बाल की तरह निकाल लेती है। तो आप ये बताएं कि आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुआएं किसने दी सिवाय माँ के? माँ तो हमेशा दुआ देती है, क्योंकि आप हर दफ़ा हर मुश्किल से मक्खन में से बाल की तरह निकल गए, तो इसके पीछे किसकी दुआ का ज़्यादा असर नजर आता है? मेरी बीवियों की दुआएं हैं, उसके बगैर जाहिर है कि मेरा भी इतना सेफली नेविगेट करना, मगरमच्छों के बीच में से भी निकल जाना बच के, इतना आसान काम तो नहीं है। और फिर लोगों की दुआएं भी बहुत, मेरी बेटियां हैं, फिर लोगों की दुआएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने कोशिश ये की है कि बिला इम्तियाज़ रंग, नस्ल, मज़हब, मसलक, इलाका, ज़बान, जो आपके दरवाजे पे आए, जो आपके पास आए, जो भी साइल हो, उसके लिए जो आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये बेटियां आपकी माशाल्लाह, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करें, कि बेटियों ने कभी आपको इस तरफ से रोका नहीं कि देखें अब सियासत में बहुत सारे मसाइल भी होते हैं, जान का ख़तरा भी होता है, तो कभी रोका नहीं कि आप छोड़ दें सियासत और आप नॉर्मल एक जो प्रैक्टिस है आपकी, डॉक्टर हैं आप, वो करें? कभी ऐसा तो जो असल माँ बाप है सबसे पहले तो वो रोकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत थोड़ी सी है भी बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी, तो कोई अच्छे पढ़े लिखे फैमिली से लोग आते नहीं हैं, उनको आने भी नहीं दिया जाता। जो तशद्दुद भी आया तो एक तो वालिदैन रोकते हैं, लेकिन फिर बेटियां भी उन वालिदैन की जगह ले लेती हैं, वो भी माँ बाप की तरह फिर रोकती टोकती हैं, और उन्होंने तो बहुत कोशिश की कि किसी तरह मैं रिटायरमेंट ले लूँ। तो मैं उनसे ये कहता कि भाई जैसे कहते हैं ना कि जज इज़ ऑलवेज अ जज, वो रिटायर नहीं होता, कि पॉलिटिशियन इज़ ऑलवेज अ पॉलिटिशियन, वो भी रिटायर नहीं होता। आपको लगता है चोली दामन का साथ है? चोली दामन का साथ है आपका सियासत हमें का? निकम्मा कर दिया, वरना आदमी थे हम, बड़े काम करते, तो वो क्या करें, हमने काम ही ये किया है। तो लेकिन ये जो है ना, इसमें होता है कि एक ज़ाहिर सियासत भी एक शोबा है, उसकी नेगेटिविटी अलग है, पॉजिटिविटी अलग है, लेकिन जब एक भी इंसान का दिल और शौक़ भी तो होता है ना, उससे इंसान पीछे नहीं हट सकता। देखें, इसमें वो वाला शौक़ नहीं कि नाम और नमूद का शौक़, नहीं, काम करने का शौक़, काम करने का, लोगों में रहने का, लोगों से जुड़े रहें, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करें,
उनको मौक़े फराहम करें, उनको बाइख्तियार करें, उनकी मोहताजी को दूर करें और यही है कि उनकी इज़्ज़त नफ्स को बहाल करें, तो इज़्ज़त के साथ ज़िंदा रहें, इज़्ज़त के साथ मरने का हक़ मिले। फारूक सत्तार अगर पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते? पॉलिटिशियन फिर पॉलिटिशियन। डॉक्टर भी होते हैं ना, तो डॉक्टरों में जो सियासत है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, उसके इलेक्शन है, मेरे ख्याल में वो कहीं ना कहीं में होता है। आपने स्पेशलाइजेशन भी सियासत में ही की? स्पेशलाइजेशन भी ऐसी, जैसे कहते हैं, मैं उस वक्त कर रहा था प्लास्टिक सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन, और अचानक ये लोकल काउंसिल के काउंसलर और मेयरशिप के इलेक्शन हो गए, तो फिर जाहिर है कि वो प्लास्टिक सर्जरी छोड़ के सियासत और मईशत में एम्पुटेशन, ग्रॉस सर्जरीज़ और जो इसका बिगाड़ है उसकी सर्जरियाँ की, और ख़ुद डॉक्टरी नहीं की, लेकिन एक मेडिकल कॉलेज बनाया, कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज, जहाँ से सैकड़ों हज़ारों डॉक्टर बने और बेहतरीन डॉक्टर बने जो आज ये बड़ी सर्जरीज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक सदका जारिया है, अगर आप इदारे बनाते हैं तो वो। मेरे ख्याल में फरहान, हम नहीं कह सकते कि फारूक सत्तार साहब सियासत ना करते तो क्या करते हैं या इनको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह 2 बेगमात हैं और वहाँ अगर सियासत नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा फारूक साहब, मैं एक लफ्ज़ है आपसे शेयर करूँगी, उस हवाले से आपने उसका जुमले में आपने उसको इस्तेमाल करना है। वफ़ा। वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, जफ़ा करोगे जफ़ा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। मगर आप तो वो नहीं करते, आप तो हमेशा बहुत ही मोहब्बत से रिस्पॉन्स देते हैं। शेर तो खैर है नहीं लेकिन ये आपके जज्बात की अक्कासी नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन खफा अशार में अगर आप इसको इस्तेमाल कर लें तो अशार में भी हो सकता है, जुमले में भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये अशार में अच्छा पड़ता है। अहले सितम और भी हैं, एक हम ही नहीं दुनिया से खफा और भी। सुभान साहिर लुधियानवी का शेर है। क्या बात है। जुदा। अब मुझे सारी चीजें शेर नहीं, आप जुमले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी से जुदाई का अगर दुख हो, कोई याद आता हो। इसमें भी एक शेर मुझे याद आ रहा है कि जुदा। मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं, खुदा ना करे। खैर वो मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। मतलब ये है कि इंसान को अपनी औकात से जुदा नहीं होना चाहिए। वाह, अपने रूट से जुदा नहीं होना चाहिए। क्या बात है। अपने उसूलों से जुदा नहीं होना चाहिए, अपने नज़रियात से जुदा नहीं होना चाहिए। उम्मीद। उम्मीद का दामन किसी हाल में हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए। प्यार। और उम्मीद पर दुनिया कायम है। प्यार जो भी कुछ है मोहब्बत का और प्यार का फैलाव है। दिखावा। तसन्नो, बनावट, दिखावा आर्जी है। जो ओरिजिनलिटी है, जो असलियत है, बातिन है, मेरे ख्याल में वो दायमी है। क्या बात है। फारूक सत्तार साहब सामने बैठे हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्फाज फूलों की तरह इनके मुंह से ना झड़ें। अच्छा, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक जी। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं हम ये फारूक सत्तार साहब से शेयर करेंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एक है क्योंकि लोगों की बड़ी फरमाइश है। वो चाहते हैं कि जो भी हमारी मेहमान शख्सियत हो, ये छोटी छोटी बातें होती हैं मगर लोग इससे बहुत महजूज होते हैं। फारूक साहब, खाली जगह पूरी करनी है आपने, जबकि इस वक्त तो बहुत सारी जगह वैक्यूम ही वैक्यूम है, खला ही खला है। खाली जगह नहीं, खला को पूर करना है जी। मगर मेरे पास है खाली जगह, उसको आपने पूर करना है। हमारे पास वक्त था डैश नहीं। हमारे पास वक्त था लेकिन कदर नहीं थी वक्त की। मेरे पास डैश है लेकिन इख्तियारात नहीं है। ओहदा है, इख्तियारात नहीं। मेरे पास मोहब्बत है लेकिन डैश नहीं है। दिल नहीं। दिल तो आपके पास है। ठीक है। मेरे पास साइड पे भी होना चाहिए ना। जी जी। मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन डैश नहीं।
छोटा दिल नहीं, पैसा है, छोटा दिल नहीं है। मेरे पास पार्टी है लेकिन डैश नहीं। मुखलिस लोग नहीं। मेरे पास इल्म है लेकिन डैश नहीं। हुनर नहीं। ये आप कसरे दोनों नफ्सी से ज़रूरी काम नहीं ले रहे हैं? ये आप कसरे नफ्सी से काम ले रहे हैं। आपके पास इल्म भी है और हुनर भी है। मैं तो ऐसी जुमला मुकम्मल करने के लिए। नहीं, लेकिन दिल वाली सच्चा वाला जुमला आपकी मुकम्मल ज़ात से कीजिए। मुताल्लिक चीज़ होनी चाहिए। एग्जैक्टली आपने वैसे इसको ऊपर से फिल नहीं करना। जो आपके दिल में है, जो आप सच्चाई के साथ समझते हैं कि ये लफ्ज़ यहाँ फिट होना चाहिए। मेरे पास इल्म है लेकिन डैश नहीं। इख्तियार नहीं कि उस इल्म को उस तरह इस्तेमाल करें। मेरे पास भाई बहन है लेकिन डैश नहीं। भाई बहन हैं लेकिन मेरे साथ नहीं। आपके साथ नहीं। जी फरहान, आप सवाल करना चाह रहे थे? माशाल्लाह। फारूक भाई, एक छोटा सा सवाल ये है कि ज़ाहिर है हम आपको बचपन से देखते आ रहे हैं और हमारा इलाका है मार्टन रोड, आपका इलाका है PIB, और शुरू से वहीं आपका घर है और वहीं आप यानी बचपन से हमने देखा आप वहीं रहते हैं, शिफ्ट कहीं नहीं हो। इसकी वजह क्या है? बल्कि मैं इसी सवाल को थोड़ा सा इस तरह से एलेबरेट करना चाहूँगी कि अमूमन ख़ास तौर पे पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग आते हैं, वो जब आते हैं तो उनके कॉल कुछ और होते हैं और वक्त के साथ उनका फेल कुछ और हो जाता है। वो जब स्टार्ट करते हैं तो वो एक इतने से घर से करते हैं, वो घर फिर बड़े घर में तब्दील होता है, वो बड़ा घर फिर महल में तब्दील हो जाता है। मगर आपका जो छोटा सा घर था कल, आज भी वही है, इसकी क्या वजह है? कल जो था आज भी वही है और कल भी वही होगा इंशाल्लाह। मैं तो आगे का भी आपको भी नहीं, वजह क्या है मतलब? देखें, उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली बात तो मेरे पास जो भी असबाब आते रहे बनते रहे वो इतने नहीं थे कि मैं कहीं और मुंह होने के बारे में सोचूं। ठीक है। और अगर मैंने खुद से उन असबाब में ज़बरदस्ती इजाफे की कोशिश की होती और मेरे पास असबाब खुदा ना खास्ता हो भी जाते तो भी मैं PIB को छोड़ के नहीं वजह? देखिए, मुझे मतलब वो खैर मेरी जन्म भूमि तो नहीं है। मैं पैदा तो रनछोड़ लाइन में हुआ था, फिर मेरे वालिद वहीं से PIB चले गए थे और क्लास 1 में मैं था। तो मेरे ख्याल में मेरी बचपन की सारी यादें वहीं हैं। इब्तदाई तालीम उसी मोहल्ले में, मैं फिर स्कूल गया और कॉलेज, मैंने सारी आला तालीम सब वहीं से की, सियासत वहीं से की, इलेक्शन ज़्यादा वहीं से लड़े। तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उस इलाके को छोड़ के कहीं। यानी उनसियत है उस इलाके। उनसियत है। जैसे हम जब से, मैं तो पैदा ही मार्टन रोड में हुआ, वालदा हमारी अक्सर कहती हैं कि अगर तुमने कहीं शिफ्ट होना तो तुम चले जाओ, हम नहीं छोड़ सकते, और हम भी नहीं छोड़ सकते। पुराना इलाका ज़ाहिर है वो उनसियत है, लोगों से प्यार है। आप कलाम की तारीफ कर रहे थे अभी, आप ब्रेक मैं वक्फे में ये कह रहा था कि भाई जब ये मौका मिला है तो मुझे एक फरमाइश करनी थी फरहान से जी कि वो काश में दौरे पैगंबर में आया जाता। जी ज़रूर पेश करें। माशाल्लाह, ये तो वाकई फरमाइश है, बहुत सारे लोगों ने। मेरे लिए ऑनर की बात है, और उसके बाद हम सबके लिए ये ऑनर की बात है हम कमाल की अदायगी इस कलाम में। नात का कलाम तो है ही है, लेकिन अदायगी बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया, इजाज़त है? जी बिस्मिल्लाह। काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक को खाक मदीना में मिलाया जाता। शेर मिला जाओ।
या उतरता मैं किसी नात के मिसरे बनकर, रूबरू उनके मैं उनको ही सुनाया जाता। काश है काश में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, लाया जाता सर दरबार असीरों की तरह, लाया जाता सर दरबार असीरों की तरह, हुक्म पर उनके मैं आजाद कराया जाता। नूर नूर साहब लिखते हैं, मक्ता पेश खिदमत है। होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान, होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान, आज के दौर में बच्चों को पढ़ाया जाता। काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये हर एक दिल की आवाज़ और दुआ है जो कलाम फरहान अली वारिस साहब ने पढ़ा। और माशाल्लाह आज आपने पढ़ते तो आप हमेशा ही बहुत दिल से हैं, मगर एक आज ख़ास क्या मैं कहूँ कि एक तासुर है या एक खनक सी एक आवाज़। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से फारूक सत्तार साहब ने इस कलाम की फरमाइश की कि जो इश्क़ नबी सल्लल्लाहु